गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी के 3 अंग होते हैं। वह 3 अंगों में पहला अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। जिसमें पहला अंग जो है वर्ण विचार, उसी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए कि इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, स्वर, व्यंजन, इस सारी चीज़ों पर चर्चा होने वाली है और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है, समझना है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, वर्ण विचार जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी कहा जाता है। इस पार्ट में आप हिंदी के वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन के सही उपयोग के बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्ण आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था। वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण या अक्षर भाषा की वो इकाई होती है, वो छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है अनार। अनार में छोटा अ एक वर्ण हो गया, न, ना, फिर बड़ा पाई को अलग कर दिया गया। इसका मतलब वर्ण विच्छेद कर दिया गया है, एक एक वर्ण को अलग कर दिया गया है और ये सब मिला करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब इन ध्वनियों और अधिक आप इन ध्वनियों और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अब ऐसी ही ध्वनियाँ व्याकरण में वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। उसके बाद में ये तो वर्ण की बात रही। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ, वर्णमाला किसी भी भाषा का एक अपना वर्णमाला होता है, अल्फ़ाबेट होता है। जैसे अगर आप हिंदी वर्णमाला की बात करें, क, ख, ग, घ, ङ, ये एक वर्ण क्रम में, व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है। अगर हम पहले खा लिख दें, बाद में का लिख दें, या गा पहले लिख दें, बाद में घा लिखें, घा के बाद में फिर का लिखें, तो उल्टा सीधा अगर भले ही वही अल्फ़ाबेट, वही ध्वनि, वही अक्षर हम लिखें, लेकिन उसका अगर व्यवस्थित क्रम नहीं है, का को बाद में, खा को पहले रख दें, तो वो वर्णमाला नहीं हो सकता। वर्णमाला के लिए नियम ये है कि इसके लिए एक निश्चित समूह और व्यवस्थित क्रम होता है। तो ये होता है वर्णमाला। तो आपको समझ में आया होगा। वर्णमाला की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है इसको। तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। तो ये तो वर्णमाला के बाद, उसके बाद वर्ण की बात करें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, स्वर और व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वावेल कहा जाता है, व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। स्वर यानी वावेल जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में श्वास अबाध गति से, यहाँ पर गलत लिखा हुआ, बहुत अबाध गति से मुख से बाहर निकलते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। कुल 11 स्वर और 3 आयोग वाह होते हैं। जी हाँ, स्वर की अगर बात करें तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी श्वास के रुकावट के, अबाध गति से उसकी ध्वनि बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में छोटा से लेकर के अन आह तक 13 संख्या होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 11 उसमें से स्वर होते हैं और 3 जो आयोग वाह होते हैं वो भी उसी में इंक्लूड होते हैं। आप लोग देख सकते होंगे स्क्रीन पर एक ब्लू स्ट्रिप है, ब्लू पट्टी है, लाइन है, उसी में ये 11 स्वर दिए गए हैं। छोटा अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये स्वर है। और 3 जो है अन और चंद्रबिंदी वाला अन और आह, ये आयोग वाह कहलाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, मैं इसका भी निराकरण करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर की। फिर स्वर को फिर उसको डिवाइडेशन किया गया है, स्वर के फिर 3 भागों में डिवाइड किया गया है स्वर को। वो कौन कौन से, किस आधार पर, देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से इनको भी निम्न भागों में बांटा गया है। किसके दृष्टि से? उच्चारण के जी हाँ, प्रोनंसिएशन के नज़रिए से इसे 3 भागों में फिर से इसको डिवाइड किया गया है। पहले की अगर बात करें तो हर्ष स्वर है। हर्ष मीन्स होता है छोटा, शॉर्ट वावेल इसे कहा जाता है। यानी ऐसे स्वर, ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहलाते हैं।
जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं ह्रस्व स्वर में? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ह्रस्व स्वर है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं या मूल स्वर किसे कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मूल स्वर और ह्रस्व स्वर में। तो मूल स्वर वही होते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं। ये कौन होते, कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसे लॉन्ग वॉवेल भी कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दोनों में अंतर आपने देखा। ह्रस्व स्वर यानी जो शॉर्ट वॉवेल होते हैं उसके बोलने में जितना समय लगता है उसके 2 गुना का समय जिसमें लगता है उसे हम लॉन्ग वॉवेल या दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, लॉन्ग वॉवेल में कौन कौन से आते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़े ए आए, ओ आओ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से दीर्घ स्वर की संख्या कितने हो गए? 7 हो गए और 4 हो गए ह्रस्व स्वर की। दोनों कुल मिलाकर के 11 स्वर हो गए। तीसरे अगर स्वर की बात करें लुप्त स्वर, ये आपको केवल पढ़ने में बहुत कम मिलता है। आप जरूर देखे होंगे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जी हाँ, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे आपने कभी उच्चारण देखा होगा या किताबों में लिखा ओम, ओम, तो टाइम लगता है ना इसके प्रोनाउंसिएशन में। तो ये ह्रस्व स्वर के 3 गुना टाइम लगता है, इसीलिए लुप्त स्वर इसे कहा जाता है। तो ये तो हो गई स्वर की बात। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे आप देखे होंगे स्वर में 3 और बचे जिसे आप लोग आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह में कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो आयोगवाह का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। अनुनासिक, जिसे नेज़ल कहा जाता है। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक एवं मुंह से किया जाता है। याद रखिएगा, इसका उच्चारण किससे किया जाता है? नाक और मुंह से। जैसे चांद, ऊंट, ये चंद्रबिंदु लगाते हैं ना, तो इसी को हम अनुनासिक कहते हैं। याद रखिएगा, चंद्रबिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं। दूसरा होता है एक सेमी नेज़ल, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। इसकी अन की बिंदी भी आप कह सकते हैं। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर आती है। इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर अन के रूप में, बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे अंदर, तंत्र, है ना। तो इसका प्रयोग जो है अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु किया जाता है। जैसे कोई भी शब्द अक्षर है, इसे पहले वाले शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे अंदर, बंदर, चंदर, ये इस तरह से। तो विसर्ग तीसरा आता है, कॉलन जिसे कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण हा जैसा होता है। आप देखे होंगे जैसे नमः, प्रातः, ये जो ऊपर नीचे 2 लगातार बिंदी लगाया, इसी को विसर्ग कहा जाता है। तो ये तीनों मिला करके आयोग वाह कहा जाता है, जिसे आफ्टर साउंड भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये थी स्वर की बात। हमें लगता है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। फिर आते हैं स्वरों की मात्राएं। जी हाँ, स्वर की अपनी एक मात्राएं होती हैं। हिंदी में अगर बात करें स्वरों की मात्राएं, तो आप जो देख सकते हैं किसी भी शब्द को लिखते समय जो मात्राएं लगाते हैं वो पर्टिकुलर एक शब्द का वो स्वर की मात्रा होती है। वो कौन कौन से आप देख सकते हैं, आप पहले से भी इसे जानते हैं। बड़ा अक पाई देखिए दिया गया है, देखिए देख सकते हैं आप। छोटी की पाई दिया गया है, बड़ी की पाई दी गई है। किस वही पाई या मात्रा, वही अपना एक संकेत होता है, चिन्ह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रा या चिन्ह कहते हैं। फिर आते हैं व्यंजन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। व्यंजन को कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। जिन वर्णों के स्वरों की सहायता से लिखा या बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, एक ध्यान देने वाली बात ये है, स्वर तो अपना खुद का अपना अस्तित्व होता है, लेकिन व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता से लिखा या बोला नहीं जा सकता। तो इसकी परिभाषा में सीधा यही है, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से लिखा या बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 39 है। आपने स्वर की परिभाषा में देखा था कि ये बिना किसी मदद के, कि बिना किसी के सहायता के आवाज़ से इसका उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन व्यंजन की विशेषता ये है, परिभाषा ये है, इसकी उच्चारण करने के लिए स्वरों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर की अगर बात करें तो इनकी संख्या 39 है। देख सकते हैं ये पहले, अगर इसकी भेदों की अगर बात करें तो पहला जो है स्पर्श व्यंजन होता है क से लेकर के माँ तक। इसको 5-5 अक्षरों का 5 समूह बना दिया गया है, जिसे पहले ही वर्ण या अक्षर के नाम पर रखा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क वर्ग कहलाएगा। ये पांचों अक्षर क्या कहलाएंगे? क वर्ग कहलाएंगे। च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग,
पा वर्ग। तो पांचों ग्रुप में, पांचों समूह में 5-5 अक्षर होते हैं और पहले अक्षर के नाम पर इसका वर्ग रख दिया गया। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इस तरह से 25 वर्ण होते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये इसका उच्चारण जिह्वा का, इसके उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श किसी न किसी आर्गन से, किसी न किसी मुंह के अंदर इसका किसी न किसी अंग से जरूर छूता है। बिना छुए इसका उच्चारण संभव नहीं है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन इसे कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, ये जो व्यंजन है, व्यंजन के भेद हैं, इसका हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एक ट्रिक के साथ। गारंटी है ऐसी ट्रिक कहीं आपको अलग नहीं मिलेगी। ये किसी भी क्लास विशेष की नहीं है। ये ग्रामर ऐसा व्याकरण होगा, वो ऐसा ट्रिक होगा जो आपको किसी भी क्लास में, कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे होंगे जॉब के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हर जगह काम आने वाला वीडियो होगा। तो इसका पार्ट 2 जब आएगा तो बहुत ट्रिक के साथ मैं लेकर आऊँगा। तो ये व्यंजन के लिए, तो ये तो 5 स्पर्श व्यंजन हो गए जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। 25 जो व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद बचता है जो य, र, ल, व, इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जी हाँ, इसे क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। हमारे अंदर से जो आवाज़ निकलती है तो उसे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है 4 श, ख, श, ह। ये ऊष्म मीन्स होता है गर्मी, यानी इन 4 वर्ण के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, हमारी जीभ से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर एक होता है ढ, इसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये बाद में जोड़े गए हैं केवल सहायता के लिए, वर्णमाला में ये इनकी गणना नहीं होती, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है हिंदी में। तो ये होता है उच्छिप्त व्यंजन। और छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होता है। इसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ये ऐसे संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है, ये इसकी रचना जो है, इसका निर्माण 2 व्यंजनों से मिल करके होता है या 2 अक्षरों से मिल करके होता है, इसीलिए संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं। पंचमाक्षर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया, पंचमाक्षर कौन सा है या पंचमाक्षर क्या है? तो पंचमाक्षर मैंने जैसे स्पर्श व्यंजन में बताया था, ये जो आखिरी वाला, जैसे का वर्ग का आखिरी अक्षर क्या होगा? अंगा होगा। चा वर्ग का इया होगा। टा वर्ग का अड़ा होगा। ता वर्ग का ना होगा। और पा वर्ग का मा होगा। तो ये जो आखिरी अक्षर होता है ये पंचमाक्षर कहलाता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं कि ये इसकी चर्चा हो गई है। हाँ, व्यंजन, व्यंजन में वही स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसकी भी चर्चा भी हम लोगों ने किया। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजनों को उच्चारण कंठ, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ द्वारा किया जाता है। यानी जो मैंने बताया 5 वर्ग, पाँचों वर्ग का अपना अलग अलग उच्चारण, अलग अलग स्थान है। पहले का जैसे क वर्ग की बात करें तो कंठ से होता है, तो उसके बाद चा वर्ग का मूर्धा से, दांत से। तो इसके लिए मैं भी नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आऊँगा तो एक ट्रिक के साथ आऊँगा। आपको ट्रिक जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। मैंने थंबनेल में लिखा है, कभी गारंटी है भूल कर दिखाओ, तो वास्तव में अगर ध्यान से आप समझ लेते हैं एक बार तो ज़िंदगी भर आपको भूलने वाला ये चीज़ नहीं है। तो ये इसकी चर्चा हो गई। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन का से म तक। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, यही जीभ मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, श्वास की अंतगति होती है, संख्या में 4 होते हैं, यह अलावा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। फिर ऊष्म व्यंजन, जी हाँ, मैंने बताया था, वायु मुख के विभिन्न अंगभागों से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा मतलब गर्मी। उसके बाद वर्ण संयोजन, ये भी आप जानते हैं। संयुक्त व्यंजन अभी बाद में जो चर्चा की, संयुक्त व्यंजन वो होता है जो मैंने बताया था 2 अक्षरों से या 2 से अधिक अक्षरों से मिल करके बनता है। जैसे छा की बात करें, इसमें किन अक्षरों का मिलावट है? क और श, ठीक है, और अ, ये मिला करके छा बनता है। त्रा जो है ता, र, अ, ये 3। ज्ञ जो है ज और या से बनकर बनता है। श्रा, श, र, अ से मिलकर बनता है। आ तो कॉमन चीज़ें, सब में लगता है स्वर। तो ये 2-2 अक्षरों से मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनता है। तो ये संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आएगा होगा। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर नहीं कहलाते। संयुक्त अक्षर दूसरा होता है, इसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। देखिए, एक फिर नेक्स्ट होता है द्वितीय व्यंजन। जी हाँ, डबल कॉन्सोनेंट द्वितीय व्यंजन, इससे पहले भी सुना होगा। जब एक ही व्यंजन 2 बार लिखा जाता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे आधा का पूरा क, ट, ता, जैसे छत्ता, बल्ला,
है ना। और पक्का, पल्ला, मिट्टी, देखिए एक ही व्यंजन 2 बार, तो इसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। भले ही वो आधे के रूप में हो या फुल पूरा हो, तो इसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। और लास्ट हम बात करें तो संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर 2 अलग-अलग व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे रफ्तार, आधा फा और उसके बाद ता, जहाँ पर आधा व्यंजन इस्तेमाल से हम क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। विद्या, मट्ठा, तो ये हो गया। और एक लास्ट में बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। शब्दों में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जी हाँ, कोई शब्द है उसका बिखराव कर देना, एक्सपेंशन कर देना, फैलाव कर देना, तो ये क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैना, म, इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो म, छोटा म, और ऐ, न, फिर आ, तो स्वर का इसकी जो मात्राएं इसमें लगी हैं उसको अलग कर दिया, जो मूल ध्वनि है उसको अलग कर दिया। आप कई एग्जाम्पल हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। फिर आप बात करें अंत में, हमने आज की क्लास में, आज की वीडियो में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, इसे वर्णों की निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और इसी में से आज का होमवर्क भी है आपका। वर्ण किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन आपको लिखना है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वो भी लिखना है, और उसके नाम भी लिखना है। उसके बाद में स्वर के कितने भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, इसका भी एग्जाम्पल देना है आपको कॉपी पर। तो ये होमवर्क है। और उसके बाद अनुनासिक चंद्र बिंदु भी किसे कहते हैं, इसका भी आप लिख सकते हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल समझे ही है, रहने दीजिएगा। और नेक्स्ट जो है व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो ये था आज का वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं, जैसा कि मैंने वादा किया कि आगे आएंगे व्यंजन को अभी ले करके, लेकिन ट्रिक के साथ, कई आधार पर उसे रखा गया है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। वो सारी बातों पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जो लोग अभी इससे जुड़े नहीं हैं उनको शेयर कीजिए ये वीडियो, उनसे सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बेल आइकन पर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।